मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक बेटा वो है क्लास 12 की वेव ऑप्टिक्स का प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसके पहले मैंने आपको जो है हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसके पहले पढ़ाया जा चुका। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले जान लेते हैं रिफ्रैक्शन की फेनोमेना ये होती क्या। आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो, इवन और अर्लियर क्लासेस में यू हैव स्टडीड अबाउट दिस, है ना। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, तो देन एट द इंटरफेस ऑफ बोथ मीडियम, ठीक है, जहां दोनों मीडियम मिलते हैं, एट द इंटरफेस ऑफ बोथ मीडियम लाइट बेंड्स। लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है, ठीक है, या लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। एंड दैट फेनोमेना इज नोन एज व्हाट? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, है ना। When light goes from one medium to another medium is called refraction. Okay, so now let's prove the law of refraction by using Huygens principle. Okay, तो चलिए लिखते हैं। ये है बाउंड्री, ठीक है, ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली क्या है? बाउंड्री है। मान लेते हैं ये बाउंड्री है, एक्स वाई इसका नाम दे देते हैं हम अपने मन से, ठीक है। और ये है मीडियम वन एंड इट इज द मीडियम टू। ओके, वेलोसिटी इन दिस मीडियम v1 and velocity in this medium v2. The refractive index of this medium is mu1 and this medium is mu2. इनको अलग अलग नहीं हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बस जनरली मैंने बोल दिया है कि इसका mu1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका mu2 है एयर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो let us incident with parallel light ray. Okay, let us incident पैरेलल लाइट, ठीक है। ये है इंसिडेंट रेज, क्या है? इंसिडेंट रेज, ठीक है। दीज आर द पैरेलल इंसिडेंट रेज। ओके, एट एनी टाइम एट t इक्वल्स 0 हम एक वेव फ्रंट फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं? एक वेव फ्रंट फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ? इस एट टाइम t इक्वल टू 0 पर हम देखना चाहते हैं कि इसका कोई वेव फ्रंट कहाँ पर है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 हमने ऑब्जर्व किया कि एक वेव फ्रंट ये हमने टेबल से बना लिया, जिसका नाम क्या दे दिया? ए बी, ठीक है। अब जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, तो हम जानना चाहते हैं कि वेव फ्रंट, इसका अगला वेव फ्रंट इस मीडियम में कहाँ होगा या कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब आपको पता है हियर सिंस AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, then incident wave front, so by Huygens principle A and B will be source of secondary wavelets, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये वेव फ्रंट है, ए बी क्या है? वेव फ्रंट है, वो भी एट टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने अज्यूम कर रखा है कि ए बी इज द वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी डिस्टरबेंस के लिए एज अ सोर्स बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब इस हम सारे पॉइंट्स को ना लेते हुए हमने सिर्फ पॉइंट ए और बी को चूज किया, ठीक है, और हमने माना कि इन पॉइंट से क्या निकलेंगे? वेवलेट्स निकलेंगे ऐसे, ठीक है। इन पॉइंट से वेवलेट्स निकलेंगे या नहीं? यहाँ से भी तो ऐसे वेवलेट्स निकलेगी, ऐसे मीडियम में जो आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ए से भी निकलेगा, ठीक है।
ये मैं आपको किसी कैसे एज्यूम करने के लिए अपने ब्रेन में आप अपने दिमाग में एक फिगर ड्रा कर सकते हो कि आगे की फिनोमेना में क्या करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ एट टाइम पी, यहाँ से देखिए ध्यान से बच्चों, पॉइंट बी से, हाँ वेव फ्रंट के पॉइंट बी से, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट को पॉइंट डी तक पहुंचने में, पॉइंट डी तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, टी लग गया। कितना टाइम लग गया, टी लग गया। तो लेट टाइम t equals t is taken by wavelet to reach from B to T। ओके, तो हमने मान लिया कि जो टाइम t में B से जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, मतलब जो सेकेंडरी वेवलेट निकली B से, ठीक है, ओके, B से जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ वो टाइम t में T तक पहुंचता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर दें बच्चों, ये क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट होगा कि नहीं, यही तो सेकेंडरी वेवलेट है ना, ये चीज सेकेंडरी वेवलेट हो जाती है। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं, अच्छा यहाँ इस मीडियम में स्पीड है v1, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v1t। ठीक है, और हम मान लेते हैं, ठीक है, कि इस मीडियम में यहाँ से यहाँ ये v2t इन टाइम t सोर्स ए से निकलने वाली वेवलेट मान लीजिए यहाँ कहीं पहुँचती है। ठीक है, सोर्स ए से, अब ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंसर है, इसलिए मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कम होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मैंने इसको मान लिया क्या, रेयर, और इसको क्या माना है, डेंसर। ओके, तो मैंने बोला ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब आपको पता आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी अगर आपको वेवफ्रंट की पोजीशन चाहिए होती है तो उन वेवलेट्स पे क्या ड्रॉ किया जाता है, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो मैं इन दोनों वेवलेट्स पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो सी डी है कॉमन टेंजेंट, ये क्या होगा, नए वेवफ्रंट की पोजीशन होगी। ठीक है, ओके, तो अभी अगर पोजीशन है बेटा, तो अब आगे वेव कैसे ट्रेवल कर रही है इसको देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है जो वेव ट्रेवल करेगी वो इससे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ये क्या है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड वेव रेज है। क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज। ओके, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड, क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बहुत इजी काम करना है, कुछ नहीं है, आपको दो इंसिडेंट पैरेलल रेज लेना है एट टाइम t इक्वल टू 0। इस एट टाइम t इक्वल टू 0 पर एक वेव फ्रंट फॉर्म करना है। ठीक है, वो वेव फ्रंट ये भी है। अब हमें सिर्फ एक अजम्पशन लेना है कि इन टाइम t b से निकलने वाले डिस्टर्बेंस पॉइंट d तक पहुंचता है। ओके, पॉइंट d तक पहुंचता है। ठीक है, क्या बताया हमने, इन टाइम t b से निकलने वाला ओरिजिनेट होने वाला डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होकर के टाइम t में d तक पहुंचता है, और उतनी ही टाइम में a से निकलने वाली जो डिस्टर्बेंस है वो पॉइंट c तक पहुंचती है। तो c और d पर जो कॉमन टेंजेंट हम ड्रा करेंगे वो हमारी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को बताएगा। अब हमें जो प्रूफ करना है बेटा, वो प्रूफ करना है, दो लॉज होते हैं, साइन आई इक्वल्स साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीजें हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ओके, अब आपको पता है बेटा, ये यहाँ नॉर्मल हम ड्रा कर सकते हैं कि नहीं, बताइए, यहाँ नॉर्मल हम ड्रा कर सकते हैं। ये एंगल क्या होगा, इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल जो एंगल क्रिएट करता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। अगर ये आई है, ये पूरा 90 है, ये आई है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई। ओके,
अच्छा ये 90 डिग्री है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू आई। ठीक है, सिमिलरली ये अगर हमारी क्या रिफ्रैक्टेड रे है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल ये बनाएगी रिफ्रैक्टेड रे, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये चीज देखिए पूरा होगा 90। ठीक है, तो ये क्या होगा 90 माइनस आर, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आर, ये है 90, तो ये एंगल कितना होगा आर, क्या होगा आर। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी में देखें, ट्रायंगल ए बी डी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन आई क्या निकालना चाहें, साइन आई। ठीक है, साइन आई इक्वल टू क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल है ये, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बी डी, एंड हाइपोटेनस बड़ी साइड ए डी। ओके, और बी डी की वैल्यू है V1T बाई ए डी। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD साइन आर इक्वल टू क्या होगा बेटा, साइन आर। एंगल के सामने का जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, कौन सा, AC, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AD, AC है V2T बाई AD। ओके, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकेंड से। ओके, साइन आई इक्वल्स साइन आर इक्वल्स V1T अपॉन AD इंटू AD अपॉन V2T, क्या गया V1 अपॉन V2 साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, देखिए इस लॉ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, आई किस मीडियम में बन रहा है एंगल, फर्स्ट मीडियम में, उसके सामने वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी। ठीक है, आर किस मीडियम में बन रहा है, सेकंड मीडियम में, उसके सामने वेलोसिटी क्या होगी, सेकंड मीडियम। ठीक है, देखिए साइन आई फर्स्ट मीडियम में बनने वाला एंगल है, तो वेलोसिटी भी फर्स्ट मीडियम में जो है वही हो। साइन आर सेकेंड मीडियम में बनने वाला एंगल है, तो वेलोसिटी सेकेंड मीडियम में जो है वही। तो आप एक रिलेशन जानते हो, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस चीज से एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या लिखोगे, μ2 बाई μ1, ऐसे ही करते हैं 1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, इसके और भी आप लिख सकते हो, वेवलेंथ के साथ इसका फार्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, इस रूल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, साइन आई इंटू μ1 साइन आर इंटू μ2। इसको लिखने का देखो तरीका कैसे हमने लिखा, अगर साइन आई लिख रहे हो तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ होगा। ठीक है, अगर साइन आर लिख रहे हो तो उसके साथ दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो। जैसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो, साइन आई इक्वल्स साइन आर, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो ये याद करने का एक आसान सा तरीका है। ठीक है बेटा, अब चलिए दूसरा लॉ इसका हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आया, ये हम इसको कांस्टेंट कह सकते हैं कि गिवन बाय v2 ये कांस्टेंट ही होता है ना, तो इस तरीके से साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ को हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। सेकंड लॉ इसका प्रूव करते हैं, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस परपेंडिकुलर है किसके, इस बोर्ड के, ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है किसके, बोर्ड। कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो सरफेस है एक्स वाई परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ बोर्ड, सरफेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। ओके, और ये भी देखिए, ये भी परपेंडिकुलर है कि बाहर की तरफ निकल रहा है, ये भी
AB also perpendicular to plane of bone and देखिए ये डिफरेंट, ये भी देखिए ए और क्या है CD परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना। दिस इंप्लाई अगर ये सब परपेंडिकुलर है बोर्ड के और इन सबके परपेंडिकुलर ये है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब परपेंडिकुलर है इन तीनों के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सिंस इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू CD, है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ऑल आर दीज इन सेम प्लेन है कि नहीं, ये सभी एक प्लेन में है तो ये भी सभी एक प्लेन में है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ओके बेटा, ठीक है, हो गया आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट यहाँ मैंने नहीं लिखा है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आर इन सेम प्लेन, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका हाइगेन्स प्रिंसिपल, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला लेक्चर होगा वो इंटरफेरेंस पर होगा, ठीक है। हम लोग सिलेबस को बहुत तेजी से कवर करेंगे, ठीक। अगला लेक्चर जो आपका होगा वो इंटरफेरेंस पर, ओके, पढ़ते रहिए बेटा।